नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न जो लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आज अपन व्यक्तित्व से संबंधित कंप्लीट सवालों की जो श्रृंखला है उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। आगे बढ़ जाते हैं। पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति का बाहरी दिखावा मात्र। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर, थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हो सकता है सवालों का, क्योंकि आगे थोड़ा सा कभी कभार 232 का दोबारा से 232 आ गया, ऐसा हो सकता है। इस तरीके से क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन पूरा संकलन है सवालों का व्यक्तित्व से संबंधित। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, परिभाषा संबंधित है, यानी व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की। आगे देखते हैं बाकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। व्याख्या में लिखा हुआ है, वुडवर्थ ने क्या किया? वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ये परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। डेशिल ने क्या परिभाषा दी? व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। ये परिभाषा है डेशिल की। ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी? व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान करता है। ये परिभाषा संबंधित है ड्रेवर से। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं सभी। व्यक्तित्व बाहरी व आंतरिक गुणों का समन्वय है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होता है। व्यक्तित्व की प्रकृति गत्यात्मक होती है। ये सभी विशेषताएं इसमें शामिल है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का प्ररूप विज्ञान प्रस्तावित किया? किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का प्ररूप विज्ञान प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। सही आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। आगे बढ़ जाते हैं। हिप्पोक्रेटस का व्यक्तित्व का प्ररूप विज्ञान आधारित है। जो हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का प्ररूप विज्ञान दिया वो किस पर आधारित है? तो अपना सही उत्तर हो जाएगा दोनों मतलब फ्लूइड पर और ह्यूमर पर, दोनों पर आधारित है। हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है सभी प्रकार है, मंद, खिन्न या आशामय का मतलब उत्साही। चरक संहिता के त्रिदोष है, कौन कौन से है? सभी, वात, पित्त तथा कफ, तीनों ही सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा गुण कर्तव्यनिष्ठा सत्यवादिता से संबंधित है? ये अपना उत्तर हो जाएगा सत्व। जब सत्यवादिता आ गया तो इससे बन गया सत्व। निम्न में से रजस गुण है दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, ये कौन सा गुण है? रजस है। जबकि जो रजस गुण है इसमें क्या क्या आते हैं? असंतोष, ईर्ष्या, भौतिकवाद, मानसिकता आदि इसमें शामिल होते हैं। किसमें? रजस गुण में। तमस गुण में क्रोध, अवसाद, आलस्य, असत्य भावना, यह किस में आती है? तमस गुण में। तो सत्व गुण है इसमें तो सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा आती है। रजस गुण में आ जाते हैं असंतोष, ईर्ष्या, भौतिकवाद, मानसिकता, ये सारी चीज़ें रजस में आ जाती है। तमस में क्रोध आना, अवसाद, आलस्य, ये चीज़ें तमस में आती है। आगे देखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार क्रोधी दुबले पतले लोगों का संबंध है। आयुर्वेद के अनुसार ये हो जाएगा पित्त प्रधान से। किससे? पित्त प्रधान से। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कफ प्रदान का उदाहरण है आयुर्वेद के अनुसार जुखाम या खांसी।
आयुर्वेद के अनुसार पित्त प्रधान, क्रोधी, दुबले पतले, ये पित्त प्रधान में सम्मिलित होते हैं। वात तथा वायु प्रधान, शारीरिक दृष्टि से मोटे लोग, जो शरीर से मोटे होते हैं वो वायु प्रधान, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि मोटे शरीर वालों में फूले हुए में वायु भरी रहती है, तो जो मोटे लोग होते हैं वो वायु प्रधान होते हैं। पित्त प्रधान में क्रोधी, दुबले पतले आ गए, और कफ प्रधान में जुकाम व खांसी वाले आ गए। आगे बढ़ चलते हैं। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है सभी प्रकार है, कोमल तथा गोलाकार, आयताकार या मेसोमॉर्फिक भी कहते हैं उसको, लंबकार जिसे एक्टोमॉर्फिक भी कहते हैं। ये सभी प्रकार सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व से संबंधित है। सेल्डन के व्यक्तित्व के किस प्रकार में लोग शिथिल और मिलनसार होते हैं, यानी सेल्डन का वह व्यक्तित्व जिसमें लोग शिथिल व मिलनसार होते हैं वो होता है गोलाकार। अब सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार देख लेते हैं व्याख्या के रूप में। देखो, सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में कोमल तथा गोलाकार होता है जिसे एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं। इसमें लोग शिथिल व सामाजिक मिलनसार लोगों का समूह होता है। आयताकार जिसे मेसोमॉर्फिक भी कहते हैं, इसमें ऊर्जावान व साहसी व्यक्तित्व होते हैं और मजबूत शरीर वाले व्यक्तित्व होते हैं। लंबकार या एक्टोमॉर्फिक, इसमें लंबे, पतले और कुशाग्र बुद्धि या अंतर्मुखी व्यक्तित्व शामिल होते हैं। ये सेल्डन के 3 व्यक्तित्व के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। कौन कौन से हैं? सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यानुभवी, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। आगे बढ़ चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक है स्प्रेंगर। स्प्रेंगर विभाजन के अनुसार ज्ञान पिपासा रखने वाले व्यक्ति को रखा गया है। किसमें? सैद्धांतिक व्यक्तित्व में रखा गया है, ज्ञान पिपासा वाले। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ चलते हैं। जुंग के वर्गीकरण से संबंधित व्यक्ति के प्रकार है दोनों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व, दोनों ही शामिल है। जुंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता है सभी, लज्जाशील, आत्मचिंतन रखने वाले या पुस्तक प्रेमी, सभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व में शामिल है। आगे बढ़ चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं जुंग के अनुसार। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, अंतर्मुखी व्यक्ति जुंग के अनुसार देखो, स्वयं में रुचि रखने वाले वो अंतर्मुखी है, कम बोलने वाले पुस्तक प्रेमी, आज्ञाकारी, शीघ्र घबराने वाले, आत्मचिंतन रखने वाले, संदेही होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, वक्ता नहीं, चिंताग्रस्त रहते हैं, कम सामाजिक जुड़ाव वाले। ऐसे लोग जुंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जुंग के वर्गीकरण के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, बताओ देखें। इसमें सभी हो जाएगा। दृढ़ इच्छा व बहादुरी, आशावादी व न घबराने वाले, बाह्य जगत में रुचि व अनियंत्रित भी होते हैं। ऐसे लोग जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्रेचनर का वर्गीकरण आधारित है शारीरिक गुणों पर, मूल्य दृष्टिकोण पर, शारीरिक बनावट पर, सभी पर आधारित है। आगे देखो, शारीरिक गुणों पर सेल्डन का वर्गीकरण आधारित है और मूल्य दृष्टिकोण पर स्प्रेंगर का वर्गीकरण आधारित है। जबकि क्रेचनर का जो वर्गीकरण वो सभी पर आधारित है, शारीरिक गुणों पर, मूल्य दृष्टि पर, शारीरिक बनावट पर। जबकि शारीरिक गुणों पर केवल सेल्डन का है, मूल्यों के दृष्टिकोण पर स्प्रेंगर का है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्रेचनर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है 4 प्रकार है। आगे बढ़ जाते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं क्रेचनर के अनुसार? गोलाकार, सुडोलकार, लंबकार या संतुलित। ये 4 प्रकार क्रेचनर के अनुसार है। आगे बढ़ जाते हैं। क्रेचनर के अनुसार शक्तिवान लोगों को रखा जाता है सुडोलकाय में। क्रेचनर के अनुसार वे लोग जो दूसरे की निंदा करते हैं परंतु अपनी निंदा पर सजग रहते हैं, किस श्रेणी में रखा जाता है? लंबकाय में। किसमें? लंबकाय में।
आगे देखते हैं। हाँ, टाइप ए व टाइप बी वर्गीकरण संबंधित है सर दोनों से, दोनों मतलब फ्रीडमैन से और रोजेनमैन दोनों से संबंधित है। यानी टाइप ए और बी का जो वर्गीकरण किसने दिया? फ्रीडमैन और रोजेनमैन दोनों ने दिया। फ्रीडमैन और रोजेनमैन के अनुसार किस प्रकार के लोग हृदय रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं? ये होते हैं टाइप ए वाले लोग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपागम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का कार्य करता है? कौन सा उपागम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का कार्य करता है? ये है विशेषक उपागम। किसको विशेषक उपागम का अग्रणी मनोवैज्ञानिक माना जाता है? किसको माना जाता है? गार्डन व आलपोर्ट को माना जाता है विशेषक उपागम का अग्रणी मनोवैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं। आलपोर्ट ने विशेषकों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक, ये 3 भाग। गांधी जी के अहिंसा और हिटलर का नाजीवाद का उदाहरण है प्रमुख विशेषक। आगे बढ़ते हैं। केटल ने विशेषकों की कितनी संख्या बताई है? 16 संख्या बताई है। कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकीय तकनीक का संबंध किस वैज्ञानिक से है? ये हो जाएगा अपने रेमंड केटल से। आइजेंक ने व्यक्तित्व के कितने आयाम बताएं? 2। कौन कौन से? जैविक और आनुवंशिक आयाम। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तापिता बनाम सावेंगिक स्थिरता वाले विशिष्ट विशेषांक का संबंध है किससे? ये बात आइजेंक से संबंधित है। तंत्रिका तापिता बनाम सावेंगिक स्थिरता, ये आइजेंक से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सबसे लोकप्रिय उपागम माना जाता है वह मनोगतिक उपागम। मनोगतिक उपागम को विकसित किया है किसने? फ्राइड ने। आगे देखते हैं। फ्राइड ने शारीरिक और सावेंगिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों का उपचार किस विधि से किया? सम्मोहन विधि से। सम्मोहन विधि क्या है? इसमें व्यक्ति को अर्ध चेतनावस्था में लाया जाता है और फिर उपचार किया जाता है। तो ये फ्राइड ने यूज किया था शारीरिक व सावेंगिक समस्याओं से निजात पाने के लिए। फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? कितनी अवस्थाएं बताई है? ये हो जाएगा 6 का मतलब 5 अवस्थाएं बताई गई है। कौन कौन सी है? मुखी अवस्था 0 से 8 माह, गुदी अवस्था 8 माह से 3 वर्ष, लिंग विधान अवस्था 3 से 5 वर्ष, अप्रत्यक्ष अवस्था 5 से 12 वर्ष, ज्ञानेंद्रियाँ या जनेंद्रियाँ जो अवस्था होती है वो होती है 12 से 20 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। फ्राइड की किस अवस्था में बालक मलमूत्र त्याग कर यौन संतुष्टि पूर्ण करता है? कौन सी अवस्था बताइए? इसमें वह हो जाएगा गुदी अवस्था। फ्राइड की किस अवस्था में होम्योसेक्सुअलिटी पाई जाती है? ये हो जाएगा अपने जननेंद्रिय अवस्था। आगे बढ़ते हैं। वह सिद्धांत जिसने मनोविज्ञान क्षेत्र में क्रांति ला दी थी वह है मनोविश्लेषण सिद्धांत। जर्मन शब्द ट्राइब का उपयोग मूल प्रवृत्ति हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने किया? वह फ्राइड ने। आगे बढ़ते हैं। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को कितनी विशेषताएं बताई है मूल प्रवृत्तियों की? तो वो हो जाएगा 4। कौन कौन सी? स्रोत, अभिप्राय, वस्तु और आवेग। कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ? स्रोत, अभिप्राय, वस्तु और आवेग। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति भूखा होने पर या पोषण की कमी होने पर अच्छा भोजन देकर व्यक्ति के भूखा होने पर उसे अच्छा भोजन देकर पूर्ति की जा सकती है। इसका उदाहरण ये उदाहरण किससे संबंधित है? अभिप्राय से, मतलब अभिप्राय से। फ्राइड के अनुसार मन के प्रकार है द सभी, अबोधात्मा, बोधात्मा या आदर्शात्मा। 3 प्रकार बताएं कौन कौन से हैं? देखें 3 प्रकार है, इनमें 3 प्रकार हो जाएंगे। देखो पहला ईड
जिसको अबोधात्मा कहते हैं, ईगो जिसको बोधात्मा भी कहते हैं, सुपर ईगो जिसको आदर्श आत्मा कहते हैं। फ्राइड ने मन के स्तर कितने बताए हैं बहन? यहाँ मन के स्तर कितने बताए हैं? प्रकार तो है 3 यही, अब स्तर कितने हैं? स्तर भी 3 बताएं। कौन कौन से? फ्राइड ने मन के स्तर या मन के आकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं? चेतन, कॉन्शियस, अवचेतन, सबकॉन्शियस और अचेतन, अनकॉन्शियस, ये 3 उन्होंने मन के स्तर बताए। निम्न से ईड से संबंधित है। ईड से संबंधित क्या है? सभी, यह निश्चयवादी सिद्धांत पर आधारित है। उचित या अनुचित का ज्ञान नहीं रहता इसमें इच्छा हेतु छीन लो निर्देश मिलता है। अपने को अच्छा लगा तो अगले से छीन के ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ईड में सम्मिलित होता है। आगे बढ़ जाते हैं। फ्राइड के अनुसार मन का वह प्रकार जो इच्छाओं या कामनाओं को देता है, जिसमें इच्छाओं और कामनाओं की जागृति होती है, वह है ईड। कौन सा हो जाएगा? ईड हो जाएगा वो। फ्राइड के मन का कौन सा प्रकार जिसमें नैतिक पहलू अनुपस्थित रहता है, ये ईड में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका संबंध प्रत्यक्षीकरण निर्णय से होता है? ईगो। प्रत्यक्षीकरण निर्णय ईगो से संबंधित है। इनमें से किसका संबंध कथन न तो सुखवादी बनो नहीं पूर्णतया आदर्शवादी बनो से है? ईगो। ये ईगो से संबंधित है। आगे देखते हैं। इनमें से मन का मुझ शासक कहलाता है। मन का मुझ शासक कौन कहलाता है? ईगो। इनमें से किस में व्यक्तित्व का पूर्णतया नैतिक पक्ष है? ये हो जाएगा सुपर ईगो में। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखो, कौन से उदाहरण की बात हो रही है? सुपर ईगो में उदाहरण देखो। अब इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ईड, ईगो और सुपर ईगो में क्या फ़र्क है। एक लड़का मिठाई की दुकान पर खड़ा है, उसे भूख लगी है, उसे जेब में पैसे नहीं है, उसका मन मिठाई चुराने को कह रहा है। ये ईड की अवस्था है मित्रों। वो सोच कुछ ही नहीं रहा है, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, यानी जो चाहता है वो इच्छा पूरी हो जाए, वह ईड है। उसे क्या परिणाम होंगे, कौन सी परेशानियां आएगी, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लड़के के मन में ये विचार आता है कि पकड़े जाने पर मेरी पिटाई होगी। अगर जब ऐसा विचार आता है तो वो ईगो की अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो वो एक काम करने से पहले सोच रहा है, ये कौन सी है? ईगो है। बाद में लड़के के मन में ये विचार आता है कि चोरी करना पाप अनैतिक है। जब ये सैद्धांतिक रूप में चला जाता है तो फिर सुपर ईगो की अवस्था हो जाती है। आगे देखते हैं। फ्राइड के अनुसार गत्यात्मक बलों के बीच द्वंद्व का कार्य स्थल है। फ्राइड के अनुसार गत्यात्मक बलों के बीच द्वंद्व का कार्य स्थल है। एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। फ्राइड के अनुसार गत्यात्मक बलों के बीच द्वंद्व का कार्य स्थल है, यानी गत्यात्मक बल है उनके बीच द्वंद्व का कार्य स्थल कौन कौन सा है? सकारात्मक पहलू, आकारात्मक पहलू या दोनों? ये तो हो जाएगा आकारात्मक पहलू। फ्राइड के मन के आकारात्मक पहलू के भाग है, कितने भाग है? 3 ही भाग है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन, 3 ही भाग है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फ्राइड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है? 2। कौन सी? जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है। आगे बढ़ते हैं। 5 ये मानसिक ऊर्जा का राग लिबिडो का संबंध है जीवन मूल प्रवृत्ति से। लिबिडो व्यक्ति का जीवन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना, तो वो लिबिडो कहलाता है। वो लिबिडो का संबंध जीवन मूल प्रवृत्ति से हो जाएगा। फ्राइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के कितने स्तर बताए? 2 बताए, असंचालक और काम चालन। असंचालन और काम चालन 2 इसने स्तर बताए। भूख प्यास और निंद्रा संबंध है अहम संचालन से। किससे? अहम संचालन से। फ्राइड ने किस शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया है? सेक्स का। आगे बढ़ जाते हैं। फ्राइड ने प्रेम शब्द का संबंध बताया है काम चालन से। काम चालन से।
आगे देखो, मृत्यु का मूल प्रवृत्ति का दूसरा नाम क्या है? घृणा मूल प्रवृत्ति। फ्राइड के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति इंसान को बर्बर व आक्रामक बनाती है? ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। फ्राइड ने पानी के अंदर वाले भाग को कहा है वह अचेतन। पानी के अंदर का भाग क्या है? अचेतन है। पानी के बाहर का भाग चेतन है, और जो पानी की ऊपरी सतह को स्पर्श करने वाला भाग है वो अर्धचेतन बताया गया। फ्राइड के अनुसार कौन सी अवस्था का संबंध वर्तमान से है? ये हो जाएगा चेतन का। आगे बढ़ चलते हैं। चेतन मन का वह भाग जिसका संबंध तत्कालीन ज्ञान से रहता है, परिभाषा दी है। चेतन मन वह भाग है जिसका संबंध तत्कालीन ज्ञान से रहता है, ये परिभाषा किसने दी? ब्राउन ने। चेतन मन की विशेषताएं हैं सभी का मतलब ये मन का लघुतम उपखंड है। इस भाग के विषय में ज्ञान रहता है। ये नैतिक व सामाजिक आदर्शों का भंडार है। सारे ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। फ्राइड की किस अवस्था में वर्तमान की घटनाओं से स्मृति चिन्ह होते हैं? यह तो चेतन में है। फ्राइड की वह अवस्था जिसको विचार, भाव इत्यादि को थोड़ा प्रयास के बाद चेतन अवस्था में लाया जा सकता है, वह अचेतन अवस्था। आगे, अर्धचेतन की विशेषताओं में शामिल है सभी। ये चेतन व अचेतन के बीच का भाग है, मन का एक छोटा सा भाग है। अर्धचेतन व चेतन के मध्य प्रतिबंध कमजोर होता है। ये सभी विशेषताएं शामिल है। व्यक्तित्व के वे अनुभव जो न तो चेतन में होते हैं और न ही अर्धचेतन में होते हैं, वो अचेतन कहलाते हैं। आगे, निम्न में से अचेतन की विशेषताएं हैं। ये भी सभी का मतलब अचेतन की विशेष सामग्री गत्यात्मक होती है। अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग होता है। अचेतन शैशव का स्वरूप होता है। सभी सत्य है। आगे देखते हैं। फ्राइड की किस अवस्था में नैतिकता का स्थान नहीं होता? नैतिकता किसमें नहीं होती? अचेतन में। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की संरचना मिलकर बनती है द सभी से, इदम से, अहम से, पराअहम से, सभी से मिलकर बनती है। किसके अनुसार? इदम व्यक्तित्व का अत्यंत अस्पष्ट, आगम्य एवं असंगठित भाव है। ये बात किसने कही है? हॉल व लिंडसे ने ये बात कही है। फ्राइड के अनुसार कौन सी पद्धति मानसिक संसार अथवा आंतरिक संसार का प्रतिनिधित्व करती है? ये हो जाएगा वह इदम, यानी मानसिक संसार और आंतरिक संसार का प्रतिनिधित्व करती है इदम। आगे देखो, फ्राइड ने किस पद्धति को वास्तविक मानसिक सत्यता कहा है? ये कहा है इदम को वास्तविक मानसिक सत्यता कहा है। फ्राइड ने किससे असंख्य पूर्व जो कि स्मृति अवशेषों का भंडार है, यानी असंख्य पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार फ्राइड ने किसे माना है? वह इदम को फ्राइड ने असंख्य पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार माना और इदम को वास्तविक मानसिक सत्यता भी कहा है। आगे बढ़ जाते हैं। फ्राइड के अनुसार इदम कितने प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है? 2। कौन सी? सहज क्रियाएं व इच्छा पूर्ति क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इनमें से सहज क्रियाओं का उदाहरण है द दोनों, मतलब पलक झपकना सहज क्रियाएं, छींकना भी सहज क्रियाएं। अब देखो, सहज क्रियाओं में कौन कौन सी जन्मजात और स्वचालित क्रियाएं हैं जो इसमें शामिल होती है, जैसे पलक झपकना, छींकना, सूंघना। जब इच्छा पूर्ति क्रियाएं कौन कौन सी थी? तनाव दूर करने हेतु प्राथमिक प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के सामने पदार्थ की प्रतिमा निर्मित करती है, जैसे प्यास के सामने प्यासे की संतुष्टि करना, ये उसकी इच्छित या इच्छा पूर्ति क्रियाएं हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वास्तविकता के नियम का पालन करता है वह अहम। इदम विषयनिष्ठ वास्तविक नियम है, यानी इदम क्या है? विषयनिष्ठ वास्तविक नियम है, जबकि अहम क्या है? वास्तविकता के नियम का पालन करता है। ये कौन है? अहम। आगे बढ़ जाते हैं।
देखो वास्तविक मानसिक सत्यता तो मानी है वो है इदम ने, और वास्तविक मानसिक सत्यता भी मानी है। और अच्छा जनो अठा आई गयो है ना, वास्तविकता के नियम का पालन अहम करता है, तो वास्तविक सत्यता मानी है वो इदम ने, सही है। कतो बाकी दिया तो कतो खाला पड़े जल्दी में के वर्ड से कौन लिखड़ा दिखा ना पहले जब वो वेस्ट या बड़ा वेस्ट को नहीं हो व्यक्ति या वेस्ट ही कहीं लग गया। ठीक है।